मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता जनतंत्र का जन्म का निरंतर हम अनुशीलन प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज अन्य अवतरणों पर हम चर्चा करेंगे। अब तक के विश्लेषण से हमने यह जाना कि राष्ट्रकवि दिनकर जनसत्ता के महत्व को रेखांकित करते हैं। पिछले अवतरणों में हमने यह देखा कि किस प्रकार से जनतंत्र, लोकतंत्र के उद्भव का उत्सव मना रहे हैं राष्ट्रकवि और सत्ताधारियों को हुंकार भर रहे हैं, सत्ताधारियों को कह रहे हैं, उद्बोधित कर रहे हैं कि वे रास्ता छोड़ दें, समय के रथ का घर घर नाद सुने और जनता आ रही है, सिंहासन खाली कर दे। इस आह्वान के साथ राष्ट्रकवि दिनकर के अन्य जो अवतरण हैं उसका हम वाचन करते हैं और साथ में अनुशीलन प्रस्तुत करते हुए चलेंगे। अभी तक महाकवि दिनकर ने यह चर्चा की थी और जो उनकी जो शैली थी वह व्यंग्यात्मक शैली थी कि युग युगों से सत्ताधारियों ने, शोषकों ने, शासकों ने जनता को फूल की तरह समझा या दूधमुही बालिका की तरह समझा, लेकिन जनता वह नहीं है। राष्ट्रकवि दिनकर जनता के पक्ष में खड़े दिखते हैं, जनशक्ति के पक्ष में वह अपनी वाणी को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट शैली में दिनकर जी ने अपनी बात को, अपने तथ्य को प्रस्तुत किया है। दिनकर लिखते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल को भ्रगुट चढ़ाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि दिनकर ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस कविता को रचित किया है और सदियों से तानाशाहों ने, डिक्टेटर्स ने, मोनार्क्स ने, राजाओं ने, शासकों ने जनता को फूल की तरह समझा, दूधमुही बालिका की तरह समझा, अबोध समझा और जनता का दुरुपयोग करते रहे, जनता का शोषण करते रहे। तो राष्ट्रकवि दिनकर यहाँ रेखांकित कर रहे हैं कि जनता दूधमुही बच्ची नहीं है, जनता फूल नहीं है कि उसका शोषण किया जाए, बल्कि जनता क्या है उसको डिफाइन करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि जब जनता क्रोधित होती है, कोपाकुल होती है, तो भूचाल होता है, बवंडर उठते हैं और बड़े बड़े सत्ताधीशों का सिंहासन हिलने डुलने लगता है और सत्ताच्युत हो जाते हैं वे सत्ताधारी, वे सत्ताधीश। तो जनता के पास ऐसी शक्ति है। जन शक्ति की महिमा का बखान करते हुए इस कविता में राष्ट्रकवि दिनकर नए तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। भूडोल और बवंडर के प्रतीकात्मक चित्र के माध्यम से दिनकर ने जन शक्ति में जो ऊर्जस्विता है, जन शक्ति में जो विराटता है, जनता की शक्ति में जो असीमता है, अनंतता है, उसका चित्रण दिनकर कर रहे हैं। तो आगे की जो पंक्ति है, आगे का अवतरण वो देखते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। ओजस्वी शब्द, ओज गुण से युक्त यह अवतरण क्रांति धर्मी कवि दिनकर के जो शब्द का जो संचयन है वह ओजस्वी भावनाओं से ओतप्रोत है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, जब जनता हुंकार भरती है तो बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि सन 1950 में रचित यह कविता है। हमारा देश स्वाधीन हो चुका था, लगभग 200 वर्षों तक निरंतर स्वतंत्रता संग्राम संचालित होता रहा, औपनिवेशिक साम्राज्यवादी ब्रिटिश आधिपत्य के खिलाफ, और
हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और तमाम जो लोग रहे हैं, उन्होंने कुर्बानी दी देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। तो 200 वर्षों तक निरंतर यह संघर्ष चलता रहा था और 1947 में भारत को आजादी मिली और उसके बाद रचित यह कविता है। तो दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर जनता की शक्ति को यहाँ रेखांकित कर रहे हैं कि यह जनशक्ति के बदौलत ही यह करिश्मा हुआ, यह चमत्कार हुआ कि उस ब्रिटिश हुकूमत से, उनकी गुलामी की जंजीरों से भारत माता को मुक्त किया जा सका। यह जनशक्ति के माध्यम से ही जनता जब कोपाकुल हुई, जनता जब क्रोधित हुई, जब जनता एकत्र हुई, तो किस प्रकार से भारत स्वतंत्रता को प्राप्त करता है, उस तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं राष्ट्रकवि दिनकर इस प्रतीकात्मक शैली में। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, जनता जब हुंकार भरती है तो बड़े बड़े अट्टालिकाओं, बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। यहाँ प्रतीकात्मक और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनकर जी उस ब्रिटिश आधिपत्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रिटेन के महलों की नींव उखड़ गई जनशक्ति के कारण। तो हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, और जब जनता उसास छोड़ती है तो उसके सांसों के बल से बड़े बड़े शासकों के ताज, सत्ताधीशों के मुकुट हवा में उड़ते दिखते हैं। जनता के पास ऐसी अपार शक्ति है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। चित्रात्मकता है, विजुअल इमेजरी है, दृश्य बिंब है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहां। काल के पास भी, समय के पास भी इतनी शक्ति नहीं है, इतनी दक्षता, क्षमता नहीं है कि जनता के रास्ते को रोक ले। जनता की रोके राह, समय में ताव कहां, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि समय में भी इतनी शक्ति नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, काल में भी इतनी क्षमता नहीं है कि जनशक्ति के रास्ते को, उसकी राह को रोक सके। तो जनता की रोके राह, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिधर चाहती है, काल, समय उधर ही मुड़ जाता है। जनशक्ति की महिमा, जनशक्ति की गरिमा, जनशक्ति की विराटता, जनशक्ति का यह जो विराट जो रूप है, उसका चित्रण यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर कर रहे हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। उड़ता है, मुड़ता है, तुक की योजना है। अभिधा शब्द शक्ति है, साथ साथ प्रतीकात्मकता है, सिंबोलिज्म है, क्रांतिकारी स्वर है। आगे का जो वक्तव्य है वो देखते हैं। अब तो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमरते जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि यह कविता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, इतिहास के बहुत बड़े कालखंडों को अपने में समाहित किए हुए है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीन कालों को समाहित किए हुए यह कविता है। यह कालजयी कविता है। इसने टाइम को ट्रांसेंड किया है। अब दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, राष्ट्रकवि दिनकर अंधकार की चर्चा कर रहे हैं, जो युगों से, शताब्दियों से, सैकड़ों वर्षों से, सहस्त्राब्द, हजारों वर्षों का जो अंधकार छाया हुआ था, जड़त्व का, गुलामी का, पराधीनता का, अज्ञानता का, सुषुप्ति का, वह अंधकार बीता। अंधकार के बीतने की चर्चा, यहां भी सिंबोलिज्म है। अंधकार के प्रतीक के माध्यम से राष्ट्रकवि दिनकर हजारों वर्षों का जो जड़त्व रहा है, हजारों वर्षों की जो पराधीनता रही है, जो अज्ञानता रही है, जो निष्क्रियता रही है, जो सुषुप्ति रही है, उसको अंधकार के रूप में चित्रित कर रहे हैं राष्ट्रकवि दिनकर। इसलिए यह कविता प्रतीकात्मक कविता है।
कविता में लाक्षणिकता है या लक्षणा शब्द शक्ति है। तो अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, हजारों वर्षों का, शताब्दियों का, हजारों वर्षों का जो तिमिर छाया हुआ था, अंधकार छाया हुआ था, वो बीत गया है। महाप्राण निराला ने भी अंधकार के बीतने की चर्चा की थी और नवजागरण के स्वर को रेखांकित किया था। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात। यहां उस नवजागरण को, उस भारतीय रिनेसां को और उस पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप किस प्रकार से 200 वर्षों तक स्वतंत्रता संग्राम के संचालन के साथ भारत को स्वाधीनता मिलती है, इन तमाम तथ्यों को समेटते हुए राष्ट्रकवि दिनकर हजारों वर्षों के अंधकार के बीत जाने की चर्चा करते हैं। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, अब्द शताब्दी सहस्त्राब्द तत्सम शब्दों का प्रयोग। बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। आसमान का जो वातायन है, आसमान की जो खिड़की है, आसमान के वातायन अब आलोकित हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है, अंधकार बीत चुका है। तिमिर पराधीनता का जो अंधकार था वह बीत चुका है। जब वैदिक ऋषि मुनियों ने जब प्रार्थना की थी तमसो मा ज्योतिर्गमयः, तमस से प्रकाश की ओर हमें ले चलो, तो यह कविता तमस से प्रकाश की ओर गतिशील कविता है। अंधकार के बीत जाने के दृश्य को चित्रित करता हुआ राष्ट्रकवि दिनकर किस प्रकार से अंबर के वातायन में पूरा संपूर्ण आसमान किस प्रकार से आलोकित हो चुका है, उसका चित्रण दिनकर करते हैं। कविता में चित्रात्मकता है, दृश्य बिंब है, विजुअल इमेजरी है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय। राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि यह जो सूर्योदय है, यह जो भास्वर आलोक है, यह जो उज्जवल आलोक है, यह जो आसमान जो देदीप्यमान हो चुका है, यह प्रकाश, यह आलोक जनता के अजेय स्वप्न का आलोक है। जनता की जो सपने थे हजारों वर्षों से संचित, वह स्वप्न साकार हुआ है। वह स्वप्न जो स्वाधीनता का स्वप्न था, स्वतंत्रता का स्वप्न जनता ने देखा था, वह सपना साकार हुआ है और सूर्योदय के रूप में, आलोक के रूप में वह क्षितिज के वातायन से दिख रहा है। तो अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। दिनकर कहते हैं कि यह जनता का अजेय स्वप्न है, जनता के सपने हैं, स्वाधीनता के स्वप्न हैं, जो तिमिर के वक्ष को चीरते हुए उमड़ते हुए आ रहे हैं। तो यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर, तिमिर कहते हैं अंधकार को, तिमिर तत्सम शब्द है, तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। तो इसमें भी दृश्य बिंब है, चित्रात्मकता है। और आदि का जो अवतरण है वह देखते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 करोड़ जनसंख्या थी उस समय जब भारत 1950 के भारत के परिदृश्य का अंकन राष्ट्रकवि दिनकर कर रहे हैं, जिस समय ये कविता की रचना हुई थी। 33 करोड़ जो भारतवासी हैं, देशवासी हैं, उनके लिए राष्ट्रकवि कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। पूरे संसार का विराट जनतंत्र यह भारत देश का है, गणतंत्र भारत देश का है। तो राष्ट्रकवि कहते हैं कि यह पूरे संसार का, अखिल विश्व का सर्वाधिक विराट जनतंत्र या गणतंत्र है। यह आज आया है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अब 33 करोड़ देशवासियों के लिए सिंहासन तैयार करने का आह्वान राष्ट्रकवि करते हैं। तो सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। और राष्ट्रकवि आह्वान करते हैं कि आज राजा का अभिषेक नहीं हो रहा,
राजतंत्र, जो हजारों वर्षों से राजतंत्र का जो अंधकार छाया हुआ था वह समाप्त हो चुका है। जनता के स्वप्न आलोकित हो गए हैं, आसमान दीप्यमान हो चुका है। आज राजा का अभिषेक नहीं है बल्कि प्रजा का अभिषेक होना है, 33 करोड़ जनता का अभिषेक होना है। तो अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। तो यह कविता ट्रांजिशन को व्यक्त करती है, राजतंत्र से प्रजातंत्र का जो ट्रांजिशन हुआ है, मोनार्की से डेमोक्रेसी के सिस्टम का जो ट्रांजिशन हुआ है, उसका अनुपम अप्रतिम चित्रण राष्ट्र कवि ने इन पंक्तियों में किया है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। राष्ट्र कवि आह्वान करते हैं कि आज एक राजा के एक मुकुट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज राजा का अभिषेक नहीं है बल्कि 33 करोड़ भारतवासियों का अभिषेक हो रहा है। इसलिए 33 करोड़ मुकुट तैयार करो और 33 करोड़ जनता के मस्तक पर वो मुकुट रखो। तो 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तो यह आह्वान, यह हुंकार राष्ट्र कवि दिनकर का है। यह कविता अतिशय चित्रात्मक है। चित्रात्मकता इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। साथ साथ हमने यह भी देखा कि यह प्रतीकात्मक कविता है। पिछले अवतरणों में व्यंग्यात्मकता थी, इस अवतरण में हमने देखा कि अंधकार और आलोक के प्रतीक के माध्यम से राष्ट्र कवि ने अपने तथ्य को प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक सिंहावलोकन करते हुए राष्ट्र कवि दिनकर यहाँ हैं और 33 करोड़ देशवासियों का अभिषेक का उत्सव राष्ट्र कवि मना रहे हैं इस कविता में। इस व्याख्यान के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।